साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है वो आपको किताब के पेज संख्या 72 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो प्रश्न 1 है, यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। यानी यहाँ पर हमें एक सारणी दी है जिसमें एक महाकोष्ठ हमारे पास में है। ये बीच वाला ये हमारा क्या है, महाकोष्ठ है। महाकोष्ठ के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है, ऐसा कोष्ठक जिसके अंदर जो संख्या है वो अपने चारों तरफ की संख्याओं से बड़ी हो। जैसे देखो, इसके इधर है 23,609 और इधर है 45,306। तो देखो इन दोनों संख्याओं से 62,000 बड़ा है। ऊपर नीचे भी चेक कर लो, देखो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे भी छोटी संख्या है, यानी ये बीच वाली जो संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या है इन चारों से, इसलिए ये हमारा महाकोष्ठ है। प्रश्न आगे कह रहा है, यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। जानिए कि कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो देखो, क्योंकि बीच वाली संख्या हमारी महाकोष्ठ है, सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसी की ही मैं अदला बदली कर दूं कोई भी 2 अंकों की, है ना, और इसको छोटी संख्या बना दूं तो इसके आसपास की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वो खुद महाकोष्ठ बना लेगी। जैसे यहाँ कितना है, 62,871। अब इसमें से कोई भी 2 अंक बदल दो। जैसे मैं ये पीछे वाला 1 आगे लेके आ जाता हूँ और ये 6 पीछे लेके चला जाता हूँ, तो क्या संख्या बनेगी। तो देखो 1 आगे आ जाएगा, फिर 2 अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर और 7 भी अपनी जगह पर, 6 पीछे चला जाएगा, तो संख्या बनेगी 12,876। ठीक है। अब इसके इधर वाली संख्या देखो क्या है, 23,609। ठीक है, और ये संख्या क्या है, 45,306। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी सारणी के अंदर ये वाली संख्या बड़ी हो और इसके पीछे वाली संख्या छोटी हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, महाकोष्ठ बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसके इधर जो संख्या हमारे पास में नहीं है लेकिन इसके इधर कैसी है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या होने के कारण ये हमारा महाकोष्ठ बनेगा। 45,000 में भी देखो इसके पास वाली ये छोटी संख्या है लेकिन इधर कोई संख्या है ही नहीं, तो इस केस में भी ये हमारा क्या बन जाएगा, महाकोष्ठ बन जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या देखो, ऊपर वाली है 39,344। अब इसके नीचे वाली संख्या कैसी है, छोटी है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, महाकोष्ठ बन गया। और नीचे क्या है, 50,319। तो ये संख्या भी ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, महाकोष्ठ बन गया। तो देखो हमने जब 2 अंकों को बदला तो हमें कितने महाकोष्ठ मिल गए, 4 महाकोष्ठ मिल गए। बाकी के अंकों को आप लिख सकते हो, 16,200, 29,765, ये हो गया 19,381 और ये हो गया 38,408। ठीक है। प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि जो ऊपर ग्रिड दिया है उसमें केवल एक महाकोष्ठ है। अब अगर किसी भी एक कोष्ठक को हम 2 अंकों को अदला बदली करते हैं तो 4 महाकोष्ठ बनेंगे। तो हम ये जो पहला जो महाकोष्ठ है उसी के अंकों की अगर हम अदला बदली करते हैं तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। छोटी संख्या बनने के कारण इसके चारों ओर की जो संख्याएं हैं वो महाकोष्ठ बन जाएगी। ठीक है। प्रश्न 2 है, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच पाएंगे। तो देखो हम कॉपरेकर स्थिरांक के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, यह एक संख्या होती है 6,174। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉपरेकर स्थिरांक या कापरेकर स्थिरांक। ठीक है, इस संख्या को ही हम कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। अब ये कैसे मिलेगी, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, कोई भी 4 अंकों की संख्या आपको लेनी है और यहाँ पर 4 अंकों की संख्या आपको क्या लेनी है, जन्म वर्ष लेनी है। तो मैं कोई भी एक जन्म वर्ष ले लेता हूँ, जन्म वर्ष। जैसे अगर मैं एक जन्म वर्ष लेता हूँ 1998, ठीक है, तो इसकी सहायता से मुझे
ये 6174 ये नंबर निकालना है। अब इसको निकालने के लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? जो 4 अंकों की संख्या हमारे पास में है उससे सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? तो बड़े बड़े अंक आगे आ जाएंगे और छोटे अंक पीछे चले जाएंगे। तो 9981 ये सबसे बड़ी संख्या है इन 4 अंकों की। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम अब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इसकी छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करो? इसको उल्टा कर दो। जैसे 1 है पीछे है तो इसको आगे लेके आ जाओ, फिर 8, फिर 9 और फिर 9। अब इनको हमें घटाना है। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये संख्या लानी है 6174। तो इसको लाने के लिए ये प्रक्रिया हमें बार बार करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या बनाना, फिर सबसे छोटी संख्या बनाना, फिर इसको घटाना। तो चलो घटाते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, तो ये बन गया 7 और ये बन गया 11। अब 11 में से 9 को घटाओ, कितने बच गए हमारे पास में? 2। कितने बच गए? 2। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो ये बन गया 8 और ये बन गया 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो देखो पीछे कितने बच गए हमारे पास में? 8। ठीक है, फिर 8 में से 8 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, तो हमें मिला 8082। अब जो संख्या हमें मिली है वापस उसका क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर घटाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब ये जो अंक मिले हैं 4, इसकी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 8 आगे रहेगा, दूसरा 8 भी आगे, 2 और फिर लास्ट में क्या आएगा? 0। यानी बड़े नंबर आगे और छोटे नंबर पीछे। अब हमें इसकी सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कैसे बनेगी? तो 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 और फिर 8। अब घटाएंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 1। 10 में से 8 गए 2। अब ये इसको उधार देगा तो ये 7 बनेगा और ये 11 बनेगा। 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा और 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा। देखो अभी भी हमें 6174 नहीं मिला, तो वापस वही करेंगे। अब जो ये उत्तर आया है 8532, इसकी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो फिर से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? इसकी सबसे बड़ी संख्या 8, फिर 5, फिर 3 और 2, ये सबसे बड़ी संख्या ही है। अब इसकी सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर 3, फिर 5 और फिर 8, ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या। अब घटाएंगे तो देखो 2 में से 8 नहीं जाएगा, ये उधार लेगा, तो ये 12 बनेगा और ये 2 बनेगा। 12 में से 8 गए 4, 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये उधार लेगा, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 गए 7। अब देखो 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, आ गई वो संख्या 6174। तो देखो हमने कितने चरणों में इसको प्राप्त किया? ये हमारा चरण 1 हो गया, ये हमारा चरण 2 हो गया और ये हमारा चरण 3 हो गया। तो 3 चरणों में हमने काप्रेकर संख्या को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आप कोई भी जन्म वर्ष ले सकते हो, बस वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। 4 अंकों की संख्या से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर घटाना है। तब तक ये प्रक्रिया करते रहना है जब तक कि हमें 6174 नहीं मिल जाता। ठीक है, प्रश्न 3 है, हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम हैं। ठीक है, यानी कि हमें 5 अंकों के ऐसे समूह चाहिए जो 35,000 और 75,000 के बीच में है। अब कैसे समूह? जो सभी अंक कैसे हो? विषम हो। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी?
अब पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 अंक हो, इन दोनों के बीच में हो और सारे अंक कैसे हो, विषम हो। हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है, फिर सबसे छोटी संख्या बतानी है। हम में से कौन सी संख्या 50,000 के अत्यधिक निकट है, फिर उसके बाद तीसरी बार हमें 50,000 के निकट बतानी है। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, 35,000 से लगाकर 75,000 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, हमें समूह दिया है 35,000 से लगाकर 75,000 के बीच में। अब इसमें हमें सबसे क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 5 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 5 अंकों की। लेकिन सारे अंक कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। अब विषम अंक में क्या क्या आता है, 1 आता है, फिर 3 आता है, 5, 7 और 9, यानी अंक हमें यही लेने हैं और इसी से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो इनके बीच की हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें ये 75,000 है, यानी कि 70,000 के आसपास की संख्या चाहिए, तो यानी कि 7 तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये हमारा विषम नंबर है। और हम 5 भी ले सकते हैं, है ना, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 अगर लेंगे तो 75,000 से संख्या बड़ी बन जाएगी। आप बात समझ रहे हो, यानी यहाँ पर अगर मैंने मान लो 5 ले लिया, जैसे ये 7 है और 5 भी मैंने ले लिया, फिर यहाँ मान लो मैंने 9, 9, 9 3 बार ले लिया, तो ये संख्या बन जाएगी 75,999। जबकि हमें 75,000 तक ही संख्या लेनी है, यानी अब मुझे इन दोनों के बीच में लाने के लिए इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम 7 की जगह किसको ले लेंगे, दूसरा हमारा नंबर कौन सा है, 3, बड़ा नंबर है ना 3, तो हम 3 को ले लेंगे, तो 7 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रश्न में ये नहीं कहा है कि हमें एक बार ही अंक लेना है, हम कितनी बार भी अंक ले सकते हैं। जैसे अब सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, तो 9 को हम 3 बार ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 73,999, जो 35,000 और 75,000 के बीच में है और सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा अंक है। अब हमें सबसे छोटा अंक चाहिए, सबसे छोटा अंक। ठीक है, तो संख्या, अंक नहीं संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 35,001, फिर 35,002, 35,003, यानी 35,000 में हम बड़ा नंबर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सबसे छोटा होना चाहिए। 35,000 के आगे का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, यानी 35,000 तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर हम 3 1 1 1 लगाते हैं, क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है, तो 3 बार 1 लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिली, 35,111, जिसमें सभी विषम अंक है और 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, फिर तीसरी बात इसने क्या बोली है कि 50,000 के सबसे निकट वाली संख्या हमें बतानी है जिसमें सभी विषम अंक हो, है ना। तो वो संख्या क्या हो सकती है, जो 50,000 के सबसे निकट हो, सबसे निकट संख्या, निकट संख्या। तो 50,000 के सबसे निकट तो होता है 50,001, है ना, लेकिन हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें सारे अंक कैसे चाहिए, विषम चाहिए, तो सारे हम विषम ले लेते हैं ना, 51,111। समझ में आया, ये 50,000 के सबसे निकट है और सारे अंक कैसे हैं, विषम है, सम आपको नहीं लेना है। ठीक है, प्रश्न 4 है, आकलन कीजिए कि आपको वर्ष में सप्ताहांतों, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। यानी पहले हमें आकलन करना है कि हमें जो स्कूल जाते हैं तो सप्ताहांतों यानी सप्ताह की कितनी छुट्टियां मिलती है, त्योहारों की कितनी छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी छुट्टियां, पहले हमें क्या करना है, आकलन करना है। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या पता लगाइए और देखिए कि सही संख्या आपके आकलन के कितना समीप है। तो
आकलन करते हैं पहले। आकलन लगभग कितनी छुट्टियां हो सकती है? तो आकलन के अनुसार लगभग 150 छुट्टियां, ये मैंने मान ली। कितनी छुट्टियां? 150 छुट्टियां। चलो अब निकालते हैं, किस किस की निकालनी है। तो सबसे पहले सप्ताह में एक रविवार आता है, तो रविवार की तो छुट्टी होती है ना। तो रविवार कितने हो सकते हैं? रविवार कितने हो सकते हैं? तो हमारे टोटल 365 दिन होते हैं, ठीक है। और अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो क्या होगा? देखो, 7 पंजे 35, बचा 1, उतारा 5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 6 1 बज गए। यानी लगभग 52 रविवार, 53 रविवार हमारे आ जाएंगे। हम 52 मान लेते हैं ना, 52 हमारे रविवार हो जाएंगे। फिर हमारे गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म अवकाश, है ना। ग्रीष्म अवकाश वो कितना दिन का हो सकता है भाई? तो वो लगभग हमारे 2 महीने की छुट्टियां होती है, तो 60 दिन हो गए, है ना। फिर हमारे शीतकालीन अवकाश होते हैं, शीतकालीन अवकाश। अब वो कितने हो सकते हैं लगभग? तो वो हो सकते हैं हमारे 15 ही होते हैं ना, ठीक है। अब त्योहार कितने हो सकते हैं भाई? त्योहार मान लो होली आती है, दीपावली आती है, तो कुल मिला के वो भी हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। सारे त्योहार के 30 दिन मान लेते हैं। तो अब कुल, ठीक है, तो कुल कितनी छुट्टियां होती है? कुल छुट्टियां, तो कुल छुट्टियों के लिए सबको जोड़ेंगे तो 52 तो संडे हो गए। ग्रीष्म ऋतु में 60 दिन का अवकाश हो गया, शीत में 15 का अवकाश हो गया, और विभिन्न त्योहार 30 के हो गए। तो चलो जोड़ते हैं, 2 और 5 7, ठीक है। 5 और 5 10, और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, यानी कि कितने हो गए? 157 छुट्टियां हो गई टोटल। अब देखो हम लगभग कितने समीप है ना। हमने अनुमान कितना लगाया था? 150 छुट्टियों का, और वास्तविक छुट्टियां कितनी है? 157। यानी हम लगभग क्या है? समीप है, पास में है, यानी हमारा आकलन सही था। अब प्रश्न 5 है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। देखो, तो 5वें प्रश्न में हमें एक जग कितने लीटर का हो सकता है, यानी उसकी क्षमता कितनी हो सकती है। तो हम जानते हैं कि एक जग हम 1 लीटर का मान सकते हैं। कितना? 1 लीटर। भाई आप एक पानी की बोतल खरीदते हो ना, तो वो कितने लीटर की होती है? 1 लीटर की। और वो एक पानी की बोतल से आपका जग आराम से भर सकता है ना। तो जग जो है वो कितने लीटर का होगा? 1 लीटर का, ठीक है। जग बराबर 1 लीटर। फिर पूछा है एक बाल्टी, ठीक है। बाल्टी का बताते हैं। लगभग मेरे ख्याल से कोई बाल्टी 15 लीटर की होती है, कोई 20 लीटर की होती है, तो कोई बड़ी भी होती है। तो हम लगभग 15 लीटर ले लेते हैं। कितना? 15 लीटर, कम से कम इतनी तो होती है। अब हमें टंकी का बताना है। जो हमारे घर के ऊपर छत पर टंकी होती है, तो वो कितने लीटर की हो सकती है भाई? 1000 लीटर, 500 लीटर, है ना, 2000 लीटर, 3000 लीटर, यानी 1000 लीटर सफिशियंट है। 1000 लीटर तो होनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न 5 का उत्तर। अब देखो प्रश्न 6, एक 5 अंकों की संख्या तथा 2 3 अंकों की संख्या है, इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो। यानी अब हम आंसर लिखेंगे प्रश्न 6 का। हमें एक तो 5 अंकों की संख्या लेनी है और 2 3 अंकों की संख्या लेनी है, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना चाहिए? 18,670। तो आप खुद सोचो, संख्या है 18,670। तो अगर मैं इसको विस्तारित रूप में लिखूं, प्रसार रूप में लिखूं, तो देखो यहाँ पर 1 और 8, बाकी सबको 0 बना दो, 18,000 हो गया। अब एक ये संख्या कितनी है? 6 के बाद 70 है, तो इसको 600 बना लो, 600 हो गया। फिर लास्ट में कितना बना? 70, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं,
इस 600 को क्या बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं, और हम ये 100 नीचे भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 170। ठीक है, 18,670 ये बनाता है 18,670। लेकिन हमें यहाँ पर एक तो चाहिए 5 अंकों की संख्या, और यहाँ 2 चाहिए 3 अंकों की संख्या, यानी इसमें भी 3 अंक होने चाहिए और इसमें भी 3 अंक होने चाहिए। तो हम 100 निकाल कर नीचे वाले को दे देंगे, तो ये तो हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 170। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18,670। तो ये तो बहुत आसान है। तो पहली हमारे 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कितनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या। तो वो अभी मैं बता चुका हूँ, कितनी ले लेंगे हम, 500। 600 की जगह 500, 100 आगे वाले को दे देंगे। अब और एक 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, वो हम ले लेंगे 170। अब सबको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 0, 7, 5 और 1 6, और ये हो गया 18। बना का नहीं बना 18,670। प्रश्न 7 है, 210 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो। यानी हमें जो 3.9 पर पैटर्न दिया है उसके अनुसार इनके बीच में कोई भी एक संख्या लेनी है। तो देखो, संख्या हमेशा सरल लो। तो 210 से 390 के बीच में 300 आता है ना। तो मैं एक संख्या लेता हूँ, माना संख्या बराबर 300। अब इस 300 का हमें क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है। और कैसा पैटर्न बनाना है, जिसमें जोड़ने पर हमें कितना मिले, 300 मिले। अब पैटर्न के लिए हमें 300 को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी उनको गुणे में लिखना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ 300 में 30 होता है, तो 30 मैंने लिख दिया। अब इस 0 को हम 10 बना देते हैं, यानी कि 30 का जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 300 मिलेगा, है ना। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, 300 है, ठीक है। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा इसको 5 भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला कि अगर हम एक सारणी बनाते हैं 2/5 या 5/2 की, है ना। जैसे मैं एक सारणी बना लूँ जिसमें ये 5 खाने हमने ले लिए, 1 2 3, फिर ये 4 और 5, और इसमें कितने हैं, 2, यानी ऊपर नीचे हम 2 खाने और ले लेते हैं। ठीक है, यानी देखो, ये 1 और ये 2 खाने तो ये वाले हो गए। 5 कौन से, 1 2 3 4 5, ये 5 खाने हो गए, यानी ऊर्ध्वाधर 2 खाने और क्षैतिज 5 खाने, तो ये हो गया 2 गुणा 5। और किसका, 30 का, तो इन सभी में 30 लिख दो। तो यहाँ मैंने 30 लिख दिया, सब में कितना लिख दिया, 30 लिख दिया। अब अगर इन सभी 30 को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। यही हमारा पैटर्न है। प्रश्न 8 है, अध्याय 1 की सारणी 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोल्टाज अनुमान सही क्यों है। यानी कि अध्याय 1 में हमने 2 की घातों का अनुक्रम देखा था। अनुक्रम क्या था, तो अगर मैं 2 की घातों की बात करूँ तो अनुक्रम में 2 की घात में सबसे पहला आता है 2 की घात 1, कितना होता है 2, फिर 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये चलता रहता है, ये है 2 की घातें। अब ये कह रहा है कि इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोल्टाज अनुमान सही क्यों है। तो कोल्टाज अनुमान, हमने कोल्टाज संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सम संख्या है तो उसको हमेशा से 2 से भाग दो, और अगर कोई विषम संख्या है तो उसे 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो। और यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है
जब तक कि आपको एक नहीं मिल जाता, यानी अगर इसको भी हम करेंगे और लास्ट में हमें एक मिल जाएगा तो ये भी हमारा कोल्टाज अनुमान सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो शुरुआत हमें पीछे के नंबर से करनी है, 64 से करनी है। ठीक है, तो शुरुआत में हम 64 लेंगे। अब 64 क्योंकि एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32। अब पुनः हमें क्या मिली, एक सम संख्या मिली। तो जब सम संख्या मिलती है तो हर बार हमें 2 का भाग देना है। तो दूसरी बार हमें 32 मिला, 32 में भी हम 2 का भाग देंगे, 16 मिलेगा। फिर ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, फिर 2 का भाग दे दो तो 16 में 2 का भाग दिया, 8 आया। फिर 8 हमारी सम संख्या है, 2 का भाग दे दो, 4 आया। फिर 4 भी हमारी सम संख्या है, 2 का भाग दे दो, 2 आया। फिर उसके बाद 2 में भी 2 का भाग दे दो, कितना आया, 1। अब क्योंकि हम 1 पर पहुंच गए, इसका मतलब ये जो अनुक्रम दिया है ये कोल्टाज अनुमान के लिए सत्य है। कोल्टाज संख्या हमें इससे प्राप्त हो जाएगी। लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, अब है प्रश्न 9। यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो क्या कोल्टाज अनुमान लागू होगा, इस विषय की जांच कीजिए। तो हमें एक संख्या दी है 100। अब ये 100 1 तक पहुंचता है या नहीं, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले 100 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 100 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, 50 जो हमें मिला है ये भी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, कितना मिलेगा, 25। अब क्योंकि 25 हमारी विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पर हमें क्या करना है, इसको 3 से गुना करना है। 25 को 3 से गुना करना है, फिर इसमें 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। कब करना है ऐसा, जब विषम संख्या मिले। सम संख्या मिलने पर 2 का भाग और विषम संख्या मिलने पर 3 का गुणा और 1 जोड़ना। तो 25 का 3 से गुणा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 75 में 1 जोड़ दो, 76। वापस क्या मिल गई, एक सम संख्या मिल गई। तो सम संख्या में वापस आप 2 का भाग दे दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1 और 2 अट्टे 16। फिर हमें सम संख्या मिल गई तो 38 में फिर 2 का भाग दे दो, कितना मिल जाएगा, 19। अब 19 वापस हमारी क्या है, विषम संख्या। तो कुछ नहीं करना, 3 का गुणा करके 1 जोड़ दो। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 में 1 जोड़ दो, 58। 58 वापस हमारा क्या है, सम संख्या है। तो 58 में 2 का भाग दे दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 नम 18। वापस विषम संख्या मिल गई। तो विषम संख्या मिल गई तो इसका 3 से गुणा फिर 1 जोड़ना। तो गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 27 का 7 हासिल के 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो ये बन जाएगा 77। 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78, 88 होगा, है ना, 78 नहीं 88 होगा। ठीक है, अब वापस क्या करना, वापस जब हमें सम संख्या मिल गई 2 का भाग देंगे, 44 हो जाएगा। फिर सम संख्या मिल गई तो 44 में 2 का भाग देंगे, 22 हो जाएगा। फिर हमें सम संख्या मिल गई तो 22 में 2 का भाग देंगे, 11 मिल जाएगा। लेकिन अब वापस क्या मिल गई, विषम संख्या मिल गई। तो विषम संख्या के लिए फिर 3 का गुणा और फिर 1 जोड़ना। ठीक है, तो 11 33, 33 और 1 34। ये कब तक करना, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब हम ये हो गया 12 तक। अब हम 13 ले लेते हैं। तो 34 सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 17 आएगा। वापस विषम संख्या मिल गई, है ना। तो ये 14वां भाग है, 17 गुणा 3 प्लस 1, 17 एकम 17, 17 दूना ये हो जाएगा 34, 17 तिया 51, 51 और 1 52, 52। वापस सम संख्या मिल गई। तो अब हमें 15वें स्टेप में 52 में फिर से 2 का भाग देना है तो आएगा 26। फिर हमें 26 में फिर 2 का भाग देना क्योंकि सम संख्या है तो आएगा 13। फिर विषम संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे, 13 का 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे।
तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 39 और 1 40। फिर 40 क्या है भाई, सम संख्या है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आपके 17 हो गए। 18वां स्टेप, 18वें स्टेप में 40/2 करेंगे, 20 मिलेगा। फिर 19 में देखो क्या होगा, 19 में फिर 20 मिला, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 मिलेगा। फिर हम 10 में 2 का भाग देंगे, 5 मिलेगा। फिर वापस 5 हम विषम संख्या है तो 5 का 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 15 और 1 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा। अब वही सब करेंगे, 16 में 2 का भाग देंगे, ठीक है। 22वां स्टेप, 16 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 8। फिर 23वां स्टेप, 8 में 2 का भाग देंगे, मिलेगा 4। फिर 24 में 4 में 2 का भाग करेंगे 2। फिर 25 बार में 2 में 2 का भाग देंगे 1। ये आ गए हम 1 पर, ठीक है। यानी इसके 25 बार हम जब जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तब जाके हमें 1 मिलेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर सम संख्या है तब तो 2 का भाग, विषम संख्या है तो 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो। और ये कब तक करना है, जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता तब तक हमें करते रहना है। प्रश्न 10 है, शून्य से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बारी बारी से 1 और 3 के बीच की संख्या जोड़ता है। जो व्यक्ति 22 पर पहले पहुंचेगा वह विजय होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें 22 पर पहुंचना है तो खिलाड़ी 1 ले लेते हैं अपन, खिलाड़ी ए, एक खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं ए, और दूसरा खिलाड़ी हो जाएगा बी, ठीक है। जो पहले 22 पर आएगा वो जीतेगा। संख्या हमें 1 और 3 के बीच की लेनी है, यानी 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे खिलाड़ी ए ने कोई संख्या ले ली 1, ठीक है। कितनी संख्या ले ली, 1। तो ये खिलाड़ी ए की संख्या है। अब खिलाड़ी बी ने क्या किया, इस एक में 2 जोड़ दिया और बना डाला 3। अब ए को कितना मिला, 3 मिला। तो खिलाड़ी जो ए था उसने 3 में फिर से 1 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हो 1 2 3 में से, ठीक है। तो इसको मिल गया 4। फिर इसमें 4 में इसने 2 जोड़ दिया, मिल गया 6। अब 6 में इसने 3 जोड़ दिए, मिल गया 9। अब इसने 9 में फिर 3 जोड़ दिए, मिल गया 12। इसने 12 में 2 जोड़ दिया, मिल गया 14। इसने 14 में 3 जोड़ दिए तो मिल गया 17। इसने 17 में 1 जोड़ दिया तो मिल गया 18। और इसने अब 18 में लगभग 3 जोड़ा, ठीक है। तो 18, 19, 20 और 21। तो गेंद किसके पास आ गई, इसके पास। अब इसको 22 बनाना है तो ये 21 में जैसे ही 1 जोड़ेगा 22 बना डालेगा और ये भाई साहब जीत जाएगा। इसने कितना बना लिया, 22 बना लिया और ये भाई साहब जो है जीत जाएगा, ठीक है। वॉन कर देते हैं, विन नहीं वॉन, ठीक है, जीत गया। कैसे जीता भाई, तो इसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, ये 18 तक चला जाएगा। अब 18 में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या जोड़ सकता है, 3 जोड़ सकता है। तो ये 3 जोड़ेगा तो 21 बनेगा। तो 21 बनेगा तो ये 22 बड़ी आसानी से बना सकता है ना। तो कुल मिला के 18 तक किसी को भी पहुंचना है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 तक पहुंच जाएगा तो आराम से जीत जाएगा। यही इसकी युक्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं, जो खिलाड़ी 18 तक पहले पहुंचेगा, जो खिलाड़ी 18 तक पहले पहुंचेगा वही जीतेगा, ठीक है। ये 18 पर पहुंचा तो ये जीत गया। तो ये प्रश्नावली हुई समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।